हेलो बच्चों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी प्लांट किंगडम को करने वाले हैं। बॉटनी का चैप्टर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आपके एग्जाम के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन, अभी इस टाइम पर 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है, आ सकता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कवर करेंगे। थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े से एग्जाम्पल हैं, थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है ऐसा कि रॉकेट साइंस पढ़ना है जो हमें नहीं आएगा, बड़े ही इजी वे में हम कर लेंगे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी लाइफ साइकिल वगैरह है कि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आता है, बट उसे भी हम बड़े ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बच्चों, जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले इस चैप्टर को हम रिलेट करते हैं पिछले कुछ चैप्टर से, आपको बताएंगे, लेकिन लिखते हैं पहले चैप्टर्स का नाम। तो बच्चों, हम जो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। क्या चैप्टर है? ये चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। बच्चों, इसमें इस चैप्टर को करने से पहले आपको थोड़ा सा रिलेशन पीछे वाले चैप्टर्स की तरफ देखना पड़ेगा। थोड़ा सा देखना क्या है बच्चों, आपको बताया, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको करा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उस समय मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने उन्हें अलग अलग किंगडम्स में उनके कैरेक्टर्स के बेस पर, उनकी सिमिलरिटीज के बेस पर, उनकी डिससिमिलरिटीज के बेस पर देखते हुए उनको अलग अलग तरह से रख दिया। मैंने बताया था उनके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भी, जिसमें न्यूट्रिशन था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, रिप्रोडक्शन था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम माना गया। सारी चीजें हमने उस पर कवर करी थी। अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा वहां से रिलेशन है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जो चीजें हम पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, याद करो, उसमें मैंने आपको बढ़ाया था जो R.H. विटेकर साहब का किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें आपने पढ़ा था किंगडम प्लांटी। याद करो, आपने उसमें पढ़ा था किंगडम प्लांटी। ध्यान देंगे, आपने किंगडम प्लांटी पढ़ा था। और बच्चों, जो किंगडम प्लांटी आपने वहां पर पढ़ा था उसके बारे में डिटेल्ड नहीं लिखा हुआ था, वहां पर डिटेल्ड स्टडी नहीं थी, तो वो छोड़ दिया गया था। डिटेल्ड स्टडी नहीं थी ना, वही वाला क्लासिफिकेशन जो यह किंगडम प्लांटी था, वही किंगडम प्लांटी हम इस चैप्टर में करेंगे, प्लांट किंगडम। और ऐसा ही एक अलग चैप्टर है आपका जूलॉजी के लिए, अगले चैप्टर में किंगडम एनिमेलिया। तो कह सकते हैं कि सर वहां पर हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को तो कवर कर लिया था अच्छे से, लेकिन प्लांटी को हम ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ी। दूसरी बात, अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो अगर हम बात करें तो इसमें हमें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको पढ़ना है कि कितने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के सिस्टम आए और किसने किसने कैसे कैसे इनको क्लासिफाई किया और किस किस बेस पर क्लासिफाई किया। जो प्लांट्स को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया था, वो प्लांट्स को क्लासिफाई सबसे पहले किस किसने कैसे कैसे किया, हम इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात इसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ना है इसी में? ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई टैक्सोनॉमी में कौन कौन सी ब्रांचेज रही हैं, टैक्सोनॉमी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। एक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और उसकी हेल्प से किस किस को कैसे कैसे पढ़ा जाता है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसे पढ़ा जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स को कैसे पढ़ा जाता है, डेटा ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कैसे पढ़ा जाता है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में आपने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है पहले, फिर ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की कुछ ब्रांचेस को पढ़ना है। 2 बातें तो एकदम क्लियर हो गई। फिर इसके बाद प्लांट ग्रुप को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो आपको बता दें बच्चों, प्लांट्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जनरली मैं बता रहा हूं, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। प्लांट्स को उनके फ्लावरिंग के कैरेक्टर के बेस पर, कि कौन फ्लावरिंग किन में होता है या नहीं होता, सीड का फॉर्मेशन कहां पर होता है या नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि सर फ्लावरिंग के कैरेक्टर पर
और उनके फॉर्मेशन ऑफ सीड के कैरेक्टर पर कि कहां पर सीड बन रहे हैं या कहां पर नहीं बन रहे, इनको दो भाग में पार्टिसिपेट किया गया है। एक को क्रिप्टोगैमस प्लांट्स ऑफ ग्रुप कहते हैं, दूसरे को फेनेरोगैमस प्लांट्स ऑफ ग्रुप कहते हैं। क्रिप्टोगैमस प्लांट्स ऑफ ग्रुप जो है उसमें आपके आते हैं वे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो तो बनता है बट सीड नहीं बन पाता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इवन अगर हम बात करें तो आगे चल के टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट्स स्ट्रक्चर हेटेरोस्पोरी पाया जाता है बट वहां भी सीड नहीं बन पाता। तो 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स आपके रखे गए हैं क्रिप्टोगैम्स में और 2 ग्रुप ऑफ प्लांट्स आपके जो हैं वो रखे गए हैं फेनेरोगैम्स में। 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में एल्गी, ब्रायो और टेरिडो बच्चों, और बाकी के बचे हुए 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में आपका जिम्नो और एंजियो आता है। हम बात करेंगे क्रिप्टोगैमस क्या है, फेनेरोगैमस क्या है, एल्गी क्या है, ब्रायो क्या है, टेरिडो क्या है, जिम्नो क्या है, क्योंकि बच्चों इसे डिटेल्ड करना है। इसमें आपको इतने ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ना होगा, डिटेल्ड स्टडी करनी है। एल्गी के बारे में पढ़ना है बच्चों, ब्रायोफाइट्स के बारे में आपको पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना है इसमें आपको, और इसी में आपको टेरिडो के बाद जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म, देखो बच्चों यहाँ पर स्पर्म जुड़ गया, यहाँ फाइट नहीं जुड़ा। स्पर्मा मतलब होता है सीड, क्योंकि स्पर्मा मतलब क्या होता है, सीड। जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है और फिर एटलीस्ट इसमें डेवलप्ड प्लांट कम्युनिटी का एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में यहाँ हमें सीखना है। और इसके बाद जो सिलेबस में है बच्चों वो थोड़ी सी आपकी इन सभी प्लांट्स ग्रुप की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है कि इनका जीवन चक्र कैसा चलता है। ओवरऑल इतने टॉपिक्स तो आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। ये आपको हो गया ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक की। आइए बच्चों अब हम इसमें पहला टॉपिक लेते हैं कि इन किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की हिम्मत किसने दिखाई। किंगडम प्लांटी को सबसे पहले क्लासिफाई करने की हिम्मत किसने की। मैंने बता दिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि R.H. विटेकर साहब ने दिया था, उसी का जो चौथा किंगडम था किंगडम प्लांटी, उसी चैप्टर को यहाँ हम डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया कि अब इस किंगडम प्लांटी में प्लांट्स के वेरिएशंस को देखते हुए साइंटिस्ट ने उनको डिवाइड करने का, उनको डिवीजन देने का, उनको क्लासिफाई करने का एक तरीका खोजा। उस तरीके में साइंटिस्टों ने क्या क्या शामिल किया उस पर बात करेंगे। बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया। तो अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो प्लांट्स ग्रुप का क्लासिफिकेशन किसने किया, तो नॉर्मल आप जानते हो कि अरिस्टोटल साहब आए थे। अरिस्टोटल साहब आए थे और अरिस्टोटल साहब ने क्या क्या किया था। नॉर्मली आप जानते हो कि सबसे पहले अरिस्टोटल साहब आए थे, अरिस्टोटल साहब, और अरिस्टोटल साहब ने क्या किया था। तो आप कहोगे कि सर प्लांट्स के ग्रुप में अगर बात करें, इन्होंने वैसे एनिमल और प्लांट्स दोनों को क्लासीफाई करने का काम किया। देखो ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं, इनको मैं बता दे रहा हूँ, इनका कोई मतलब नहीं है, बट जानते रहिएगा एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को इन्होंने क्लासीफाई करने का काम किया। बच्चों एनिमल्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसीज। किसकी बेस पर? आरबीसी के बेस पर। जहां पर रेड ब्लड कार्पुसल्स पाए जाते थे उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनिजम्स को इन भाई साहब ने कहा था कि इनका नाम है इनिमा कह सकते हैं, इनिमा। और जहां पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एनिमल्स में आरबीसी के नंबर थे अब्सेंट, उनको एनिमा कहते थे। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनके 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप ऐसे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होती है। आरबीसी प्रेजेंट है तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इन्होंने एनिमा कहा, और अगर आरबीसी एब्सेंट है तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इन्होंने एनिमा कहा। रटना नहीं है, ए मीन्स एब्सेंट और एनिमा मीन्स है आरबीसी। आरबीसी अगर एब्सेंट है तो उसका एनिमा ग्रुप बनाए। ये भाई साहब एनिमल के बारे में बात हो रही है। प्लांट्स के बारे में भी इन्होंने अपना व्यू दिया। इन्होंने कहा कि दुनिया में जो प्लांट्स है ये 3 ही टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? ओनली फॉर 3 टाइप्स के प्लांट हैं दुनिया में। एक ऐसे प्लांट जो भारी भरकम से दिखाई देते हैं, एक ऐसे प्लांट्स जो झाड़ी नुमा है,
जिनके पत्तियां चारों तरफ से उनके मेन स्टेम को कवर की हुई है, एक ऐसे प्लांट जिन्हें काट पीट के आप साग सब्जी बना के खा जाते हो। तो भाई साहब आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि ये 3 प्लांट ग्रुप कौन कौन से हैं। इनको इन्होंने नाम दिया, जो भारी भरकम ट्री था, प्लांट था, उसे इन्होंने प्लांट्स ऑफ ग्रुप को ट्री कह दिया। इन्होंने फिर कुछ प्लांट्स ग्रुप ऐसे थे जिनकी पत्तियां ब्राउनिश कलर की दिखती थी, स्टेम ब्राउन कलर के होते थे। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो आपका ऑस्मियम सैंक्टम, तुलसी जी बेस्ट एग्जाम्पल है। पत्तियां चारों तरफ से उनके मेन स्टेम को कवर की हुई है। ऐसे प्लांट्स ग्रुप को इन भाई साहब ने हर्बेसियस कहा। क्या कहा? हर्ब कहा, हर्ब कहा, हर्ब कहा। और एक प्लांट ग्रुप ऐसे भी थे जिन्होंने श्रब कहा। क्या कहा? श्रब। श्रब एक प्लांट ग्रुप ऐसे थे, नहीं ये देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने हर बोल दिया, आप समझिएगा। ट्री प्लांट्स कौन थे? जो भारी भरकम प्लांट्स थे उनको इन्होंने ट्री कहा। यहाँ पर श्रबी प्लांट उनको इन्होंने कहा जो झाड़ी वाले प्लांट थे, जैसे कि मैंने बताया ऑस्मियम सैंक्टम। हर्बेसियस प्लांट इन्हें किसने कहा? जो साग सब्जी वाले हैं, जिन्हों काट करके जिनके स्टेम उड़ी नहीं होते हैं, जिनके स्टेम उड़ी नहीं होते हैं, वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, मतलब स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, जहां पर जिनको काट करके इजी वे में आप अपने खाने के लिए साग सब्जियों के रूप में यूज करते हो, वे प्लांट्स हर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्ब कहलाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि अरस्तु साहब ने या अरिस्टोटल साहब ने प्लांट्स और एनिमल का 2 ग्रुप बनाया। भाई साहब ये पेपर में नहीं आते, इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना, इन पे ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। अब हम बात करेंगे आगे का पॉइंट। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन को क्या सही माना जा सकता है? क्या सही माना जा सकता है? आप सेंस लगाओगे तो आप भी कहोगे कि नहीं सर, क्यों नहीं माना जा सकता है? क्योंकि इन्होंने कुछ प्लांट्स ग्रुप को भैया इंक्लूड ही नहीं किया। जैसे इन्होंने एर्गी की बात करी, ने ब्रायो की बात करी, ने टेडो की बात करी, और इन्होंने भी बात भी जो करी उस बात पे इन्होंने किसी भी साइंटिफिक कंक्लूजन को ऐड नहीं किया। जैसे कि अगर हम बात करें तो ना इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताया, ना इन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में बताया, ना इन्होंने एनाटॉमी के बारे में बताया। ये बस और बस देखते थे मार्फोलॉजी देख करके जज कर दिया करते थे कि ये ग्रुप आप प्लांट ट्री में है, ये ग्रुप आप प्लांट आपका श्रब है, ये ग्रुप आप प्लांट हर्ब है। तो किसी की भी मार्फोलॉजी देख करके आप उसे जज नहीं कर सकते हैं, उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसके इंटरनल कैरेक्टर्स को ना जाने। इसलिए इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को सही नहीं माना गया, मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं था। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, वो साहब थे लिनियस साहब। आपने इनका नाम पिछले चैप्टर में कई बार सुना होगा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए सुना होगा, इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के लिए सुना होगा। तो वही लिनियस साहब, ये लिनियस साहब आए और लिनियस साहब ने क्या किया बच्चों? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, इन्होंने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर को देखा। किसको देखा? फ्लोरल कैरेक्टर। माना कि ये कोई फ्लावर था, कोई प्लांट था, इसके कैरेक्टर को ये देख रहे थे। और इसमें भी ये कैरेक्टर जो देख रहे थे बच्चों, ये देख रहे थे, क्या कैरेक्टर देखते थे? ये नंबर ऑफ स्टेमन को देखते थे। किसी भी प्लांट में इन भाई साहब ने क्या किया, किसी भी प्लांट के ग्रुप में इन्होंने नंबर ऑफ स्टेमन को देखना स्टार्ट किया और उसके बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। माना कि ये कोई प्लांट था, फ्लावर था, तो इस फ्लावर में ये देखते थे कि अगर नंबर, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, ये आपका एक फ्लावर है, फ्लावर में बीच का भाग ये आपका गाइनोसियम है, ये दोनों पार्ट्स जो ये बीच वाले धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं एंड्रोसियम है, ये आपका कोरोला, ये कोरोला कलरफुल पार्ट आपका कोरोला है, और ये जो आपका पार्ट दिखता है ये आपका कैलिक्स है बच्चों। क्या है? कैलिक्स है। तो इन भाई साहब ने क्या देखा, इन्होंने देखा ये करते क्या थे आपको बता दें। ये क्या करते थे कि जो इनमें जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ऐसे थ्रेड लाइक, ऐसे स्ट्रक्चर को देखते थे और इनके नंबर गिनते थे। अगर नंबर 1 है किसी भी फ्लावर के प्लांट्स में, अगर नंबर ऑफ स्टेमन, इनको बोलते हैं स्टेमन, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम है बेटा, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम को स्टेमन कहते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम को स्टेमन कहते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। जब पढ़ाऊंगा तब आएगा वहां पर, अभी यहाँ नहीं, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, अभी 12th में। लेकिन इसे आप यहाँ समझो कि इन भाई साहब ने इसको गिना और गिन करके इन्होंने बताया कि भैया अगर 1 स्टेमन है तो इसे मोनेंड्रस बोलेंगे, 2 स्टेमन है तो ऐसे प्लांट ग्रुप को डायंड्रस बोलेंगे। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं बस स्टेमन के गिन लेने से? नहीं। इसीलिए इनके सिस्टम को भी, ये इनका सिस्टम भी
ऑब्जर्वेबल नहीं था, इनके सिस्टम को भी गलत माना गया, सपोर्ट नहीं किया गया, बहुत आगे तक नहीं समझा गया, क्योंकि इनका नंबर आप इनका कह लीजिए कि जो इनका क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंडेंट था। नंबर आप स्टेमन को गिनते थे और उसी के बेस पर ये मोनेंड्रिया और डायंड्रिया कहा करते थे। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सिस्टम आप नहीं माना गया क्लासिफिकेशन, लिनियस साहब को भी गलत माना गया। इसके बाद बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है वेंथम साहब। इनके साथ में एक साइंटिस्ट जुड़े हुए थे जिसका नाम था हुकर। ध्यान देंगे, ये साइंटिस्ट हैं आपके वेंथम एंड हुकर साहब। वेंथम एंड हुकर साहब आए और इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, वेंथम और हुकर ने एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहा जाता है क्या, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों क्या कहा जाता है, इनके सिस्टम ऑफ, इन्होंने अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ध्यान देंगे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में क्या हुआ समझेंगे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें इन्होंने बताया, बेंथम और हुकर साहब ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसका नाम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने बड़ी मेहनत करी और लगभग ये क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज को क्रॉस कर चुके, लेकिन कुछ थोड़ा सा रह गया था जिस वजह से इनको भी एक्सेप्ट ज़्यादा नहीं किया जाता। लेकिन इनका क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो बेंथम और हुकर साहब का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जानते रहिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ क्राइटेरियाज ऐड किए जिसकी हेल्प से इन्होंने प्लांट्स ग्रुप को डिवाइड किया। क्या क्या किया बच्चों, तो जानते रहेंगे। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐड किया फाइटोकेमिस्ट्री को, केमिस्ट्री को ऐड किया। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में मार्फोलॉजी को भी ऐड किया, जो और लोग करते थे, मार्फोलॉजी को भी ऐड किया बच्चों। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एनाटॉमी को भी ऐड किया, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में मार्फोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, ये सारी चीज़ों को इन्होंने ऐड किया। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एम्ब्रियोलॉजी को भी ऐड किया था। क्या किया था, एम्ब्रियोलॉजी को भी ऐड किया। तो इन्होंने किया, बहुत सारा प्रयास किया। इन सारी चीज़ों को जोड़ करके ये देखते थे किसी प्लांट की फाइटोकेमिस्ट्री सेम है तो उस प्लांट्स को एक सेम ग्रुप में रख देते थे। ये देखते थे अगर किसी प्लांट ग्रुप की मार्फोलॉजी सेम है तो उठाकर सेम ग्रुप में रख देते थे। सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वाले ग्रुप ऑफ प्लांट्स को सेम ग्रुप दिया, सेम एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर वाले ग्रुप ऑफ प्लांट्स को सेम ग्रुप दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ज़रूरी थी, उसको इन्होंने छोड़ा और उसकी वजह से इसे उतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता जो 100% एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। फिर इसके बाद इनके सिस्टम को डिस्कार्ड किया गया या इनके सिस्टम को मोस्ट अप्रोप्रिएशन नहीं दिया गया। फिर एक साइंटिस्ट आए बच्चों, जिनका नाम आपको बताएं, जिनका नाम है क्या, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जानिए। इन्होंने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे ज़्यादा माना जाता है। आप समझेंगे इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, आप जानेंगे। इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहा जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहा जाता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन भाई साहब ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने बताया फाइलोजेनी के बारे में। बोले तो क्या, बोले तो इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कुछ प्लांट्स के कैरेक्टर्स को, कुछ इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके इन्होंने देखा कि अगर उनके कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर उनके फादर्स से मिलते, मतलब जितने भी इंडिविजुअल थे उनके कैरेक्टर्स, मतलब उन्होंने उनके कैरेक्टर्स को उनके पेरेंट्स से मैच किया तो उन्होंने उनके बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताया। कहा कि भाई साहब जीवन में सब कुछ ठीक है, किसी के भी क्लासिफिकेशन को करने के लिए आपने जो ऐड किया था, इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वेंथम हुकर, उन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री ऐड किया था। इन्होंने कहा ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री वाली बात आपकी सही है, फाइटोकेमिस्ट्री ऐड करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एनाटॉमी भी ऐड करनी चाहिए, ये बात भी सही है। एनाटॉमी के बाद इन्होंने कहा कि भाई एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री के बाद मार्फोलॉजी जो आपने ऐड किया है वो भी सही है, मार्फोलॉजी भी सही है, और क्या है, एम्ब्रियोलॉजी आपने ऐड किया वो भी ठीक है, कोई बात नहीं है।
लेकिन आपने कुछ छोड़ दिया है। इन्होंने इनके लिए टारगेट दिया बेंथम हुकर साहब के लिए, बोला कि आपने कुछ छोड़ा है क्या, आपने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐड किया किसको, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। याद रखेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है नीट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इट हैज बीन प्रपोज्ड बाई सर कौन कौन से सर थे आप जान लेंगे। इसमें सर थे हचिंसन साहब, कौन से, हचिंसन साहब थे, हचिंसन। और इसमें तख्ताजन साहब थे, एक तख्ताजन साहब। और इसके लिए एक आए थे जिनका नाम था, कहीं कहीं पर मिलेगा, एंगलर ऑप्शन में मिल सकता है, एंड प्रेंटल साहब, एंगलर एंड प्रेंटल साहब। इन सब ने मिलकर के फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया बच्चों। क्या दिया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और इन सब ने ये बताया, इन सब ने ये बात को प्रूव किया कि दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं, उनके बीच एक संबंध है, उस संबंध को बताने का काम इन्होंने किया, जिस रिलेशन का नाम है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या नाम है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नाम है। ध्यान देंगे, हचिंसन, तख्ताजन, एंगलर और प्रेंटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नाम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड किया था, ये भी जानते रहिएगा। फाइटोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और ये एम्ब्रियोलॉजी को भी ऐड किया था। ये सारी चीजें हैं, इन सबको बताने का काम जो किया था उनका नाम मैंने आपको बता ही दिया। क्या बताया, अभी बताया भैया। ये तीनों साइंटिस्ट का नाम मत भूलिएगा, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है कि इनके बीच के जो रिलेशंस होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के बीच के उनके पेरेंट्स से जो रिलेशन है उसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। और इसे बताने का काम इन्होंने किया और इनका जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था मोस्ट एक्सेप्टेड है। इसके बाद आता है ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। अब इसके बाद एक पॉइंट है आपका ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी की। अगर हम बात करें तो ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी यहाँ लिखते हैं। ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी की ब्रांचेज कितनी थी, किसके बेस पर क्या क्या चीज़ें टैक्सोनॉमिस मतलब किस फॉर्म में बनाई गई। बात करें तो टैक्सोनॉमी की 3 ब्रांचेज मेनली है बेटा। कौन कौन सी हैं जानो पहले। तो एक ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी को कहा जाता है जिसकी हेल्प से पढ़ा जाता है प्लांट्स के कुछ स्ट्रक्चर को। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी की कुछ ब्रांचेज के बारे में। अब बात करें तो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। अगर बात करते हैं इनकी ब्रांचेज में तो स्पेशल 3 ब्रांच के बारे में हम बताते हैं आपको। एक है जिसे आप कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये आपका है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नॉमी। दूसरा है बच्चों न्यूमेरिकल के बाद एक है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दूसरा आपका जो टैक्सोनॉमी का क्राइटेरिया है उसे आप कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। तीसरा जो है उसे आप कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी। समझेंगे, एक है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी, तीसरा है कीमोटैक्सोनॉमी। समझेंगे। टैक्सोनॉमी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, व्हाट इज टैक्सोनॉमी तो आप जानते होंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाते समय मैंने डेफिनेशन भी कराया था, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड टैक्सोनॉमी मैंने आपको पहले करा दिया है। तो टैक्सोनॉमी की ब्रांचेज प्लांट के कंडीशंस में 3 ब्रांचेज स्पेशली हैं। मैं इसमें बात करता हूँ भाई सब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी,
क्या करता है, साइटोटैक्सोनॉमी का क्या काम है और इस ब्रांच का क्या काम है, कीमोटैक्सोनॉमी का क्या काम है। तो बच्चों जानते रहेंगे, न्यूमेरिकल शब्द से ही आप समझ जाएंगे। न्यूमेरिकल का मतलब है कुछ जोड़ने घटाने की बात कर रहा है, कुछ जोड़ने घटाने की बात कर रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल का मतलब है यहाँ पर डाटा को कलेक्ट किया जाता है कंप्यूटर की हेल्प से। तो आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टर, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, डिफरेंट कैरेक्टर के बेस पर इनको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी आर क्लासिफाइड ऑन ए स्पेशल ग्रुप। हम उन्हें एक स्पेशल ग्रुप देते हैं क्लासिफिकेशन करके विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। दिस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी या दिस ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो आप इसमें लिख सकते हैं डेटा जो होता है डेटा की हेल्प से, और डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्टेड और इसमें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की हेल्प से डेटा को कलेक्ट करने का काम किया जाता है। इस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी या ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी को, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए इसे फेनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे फेनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे फेनेटिक्स भी कहते हैं, ये जानते रहिएगा। या डेंड्रोलॉजी भी लिखा रह सकता है कहीं पर भाई, डेंड्रोलॉजी। तो कॉल्ड डेंड्रोलॉजी भी इस प्रोसेस को कहते हैं, और ये सारी प्रोसेसेस होती हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। आगे की बात करें, साइटोटैक्सोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मतलब होता है सेल, और सेल के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था कि न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारी चीजें तो आप जानते हो। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भैया क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। तो सिंपल तरीका याद करने का कि ऐसा टैक्सोनॉमी जो सेल के अंदर न्यूक्लियस जो पाया जाता है उसके नंबर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है, तो दिस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। आप कह सकते हैं कि भैया जो in this branch we are studied about number of chromosome। इसमें हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर के साथ साथ आप स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऐसा लिख लेते हैं। नंबर कामा कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, मतलब क्रोमोसोम के नंबर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में जो टैक्सोनॉमी की साइंस होती है उसका नाम है साइटोटैक्सोनॉमी। याद रखना, कई बार आप गलती कर जाते हैं, जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, नंबर और बिहेवियर पूछता है तो तुम्हारे ब्रेन में तुरंत गलत संदेश जाता है और तुम क्या करते हो, तुम कीमोटैक्सोनॉमी आंसर लगा देते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्रोमोसोम को लेकर के केमिकल आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, याद रखना, क्रोमोसोम कोई केमिकल नहीं है। आपको याद रखना कि अबाउट नंबर ऑफ, ये सेल के अंदर, आपको इस तरीके से याद रखना है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के नंबर को, स्ट्रक्चर को और उसके बिहेवियर को जब हम पढ़ते हैं तो वो ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी साइटोटैक्सोनॉमी कहलाती है। कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें तो कीमोटैक्सोनॉमी में हम किसे किसे पढ़ते हैं, तो हम बताएंगे कि भैया कीमोटैक्सोनॉमी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच प्रेजेंट इन प्लांट्स ग्रुप, जो प्लांट्स ग्रुप में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जा सकता है? न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए व आरएनए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वी आर स्टडीड अबाउट न्यूक्लिक एसिड,
न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर कह दिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया अगर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, तो आप उसको गलती से साइटोटैक्सोनॉमी मत लगाइएगा। उसको न्यूक्लिक एसिड में आप इसमें डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। आप इसमें कह सकते हैं कि व्हेन वी आर स्टडीड अबाउट डीएनए और आरएनए वो आर न्यूक्लिक एसिड, द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी आर कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। इसे क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। और ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हमें बताता है। बच्चों इतनी बातें, ये जनरल बातें हैं, इनका कोई बहुत ज़्यादा आपके यहाँ इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है कि भाई साहब इनको अगर नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ, 2 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ बीन गिवन बाई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देयर एंसेस्टर्स आर टोल्ड बाई। सबसे पहले किसके रिलेशंस को, एंसेस्टर्स के बीच के उनके रिलेशंस को बताने का काम किस साइंटिस्ट ने किया? 2 बातें आप याद रखेंगे। और तीसरी बात आपको यहां पर ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी के याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में विद द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डाटा, एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोनिकल जो भी डाटा हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में वी आर स्टडीड अबाउट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है। कीमोटैक्सोनॉमी में न्यूक्लिक एसिड, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आप सिंपल सा जानते होता ही है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम, कीमोटैक्सोनॉमी में न्यूक्लिक एसिड, इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना ही इसके लिए। और आगे का जो टॉपिक आता है वो एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी, फिर मिलेंगे।